हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 15 पन्ना का त्याग। पन्नाधाई के त्याग के बारे में बताया इस पाठ में। बुंदले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां गुनगुनाता हुआ खूबी लाल घर में आया। इन पंक्तियों को गुनगुनाता हुआ अर्थात गाता हुआ खूबी लाल है जो घर के अंदर आया और जैसे अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा, और उसने अपना बैग जो बस्ता होता है वो मेज पर रखा और रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई। जीजी बड़ी बहन के लिए आया है जो खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। जीजी जीजी ओ जीजी, हाँ आ गए खूबी। तो खूबी अपनी जीजी को आवाज देता है, आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का पता ही नहीं चला। तो वो अपनी जीजी से कहता है कि आप तो पढ़ने में इतना ध्यान से पढ़ रही थी कि मेरे आने का पता तक नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारे बाल सभा में बड़ा मजा आया। तो वो अपनी जीजी को बताता है कि सुनो जीजी, आज जो बाल सभा होती है बच्चों की, उसमें बड़ा मजा आया। अच्छा क्या हुआ? अंत्याक्षरी हो रही थी ना। तो वो बताता है अच्छा बाल सभा में क्या हुआ? तो बताता है अंत्याक्षरी हो रही थी। रविंद्र का नंबर आया तो ब से आरंभ होने वाली कविता उसे आई नहीं, और जैसे रविंद्र का नंबर आया तो ब से आरंभ होने वाली कविता उसे आई नहीं। तब मैंने पंक्ति बोल दी, बुंदले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना, कुछ लड़कों ने हल्ला बोल दिया। मैंने तो एक पंक्ति बोली पर कुछ लड़कों ने हल्ला बोल दिया, अर्थात जोर दिया और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी, इतनी तालियां बजी जीजी कि पूछो मत। अच्छा, तभी तुझे बड़ा मजा आया, जीजी ने हंसकर कहा। तो खूबीलाल ने हाँ करी। खूबीलाल ने कहा फिर पूछा तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? नारी की कहानी। तो उसने अपनी जीजी से कहा कि आप बताओ आप क्या पढ़ रही थी? तो उन्होंने कहा एक नारी की कहानी पढ़ रही हूँ, नाम है उसका पन्नाधाई। तो उस नारी का नाम क्या है? पन्नाधाई। पन्नाधाई, हाँ। वो नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना? तो पूछता है वो नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना? खूबीलाल ने जीजी के निकट जाकर भोलेपन से पूछा। जीजी ने हंसकर कहा मैं तेरा मतलब समझ गई हूँ, अब तू कहेगा मेरी अच्छी जीजी मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिला हैं जिनके पास शक्ति थी। अर्थात ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, ये क्या थी? ये महिला, उनके पास शक्ति थी, अर्थात सेना संगठन का बल था उनके पास, संगठन सेना सब थी। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, न तो पन्नाधाई रानी थी, न बेगम थी, वो एक धाय माँ थे। अर्थात वह एक धाय माँ जो राजा महाराजाओं के पालन पोषण करने वाली होती छोटे बच्चों को, तो उसको धाय माँ बोलते हैं। जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। जो उसने अपने राज्य के लिए किया और जो स्वामी राजा के लिए किया वो आज तक कोई दुनिया में कोई नहीं कर पाया। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे के अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो माँ का मन पर क्या बीतेगी। अर्थात कल्पना करो कि अगर एक माँ का इकलौता बेटा और उसके सामने उसकी हत्या कर दी जाए तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, मगर पन्नाधाई की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी। लेकिन जो पन्नाधाई थी उसकी कहानी कोई मजबूरी की कहानी नहीं थी, खूब स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। और ये कहानी कैसी थी? स्वेच्छा, अपनी इच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। सुनो, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था
फैल गई। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले से ही कालग्रस्त हो गए। उनके जो बड़े पुत्र थे भोजराज वो पहले से कालग्रस्त अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और दूसरा जो बेटा था विक्रम सिंह वो 14-15 वर्ष का था। सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष और सबसे छोटे थे उदय सिंह जो केवल 7-8 वर्ष के थे। उदय सिंह की देखभाल पन्नाधाई करती थी और उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? पन्नाधाई करती थी। उसके भी एक पुत्र था चंदन और पन्नाधाई के पुत्र का नाम था चंदन। उदय सिंह जितना ही बड़ा था वो उम्र में उदय सिंह के बराबर का था। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया और महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया अर्थात विक्रम सिंह को राजगद्दी पे बिठाया गया। मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। लेकिन उन्हीं के राज्य में एक दासी का पुत्र था बनवीर, वो बहुत भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था और राजा की मृत्यु हो गई थी, इसलिए जो छोटे बड़े राजा के दरबार में काम करते थे उन नौकर चाकरों को उन्होंने अपने में मिला लिया था और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। और वो जो चित्तौड़ की राजगद्दी थी उस पर घात लगाए बैठा था। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी पथभ्रष्ट हो गए हो और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहां क्या परिणाम होंगे। अर्थात जीजी बोलते कि खूबीलाल तुम थोड़ी कल्पना करो कि अधिकांश कर्मचारी जो काम करते वो पथभ्रष्ट अपने रास्ते से भटक जाए और अबोध जिसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हो, ऐसा राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो अर्थात वो नहीं जानता हो, तो वहाँ क्या परिणाम होंगे अर्थात इसका क्या नतीजा होगा। खूबीलाल शब्द होकर सुन रहा था। खूबीलाल चुपचाप होकर सुन रहा था। बोला सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। तो वो कहता है कि सचमुच सही कह रही हो कि उनकी स्थिति बहुत ही कठिन हो गई होगी जीजी। कठिन ही नहीं खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण, कठिन नहीं भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। अच्छा, हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वो दोनों की हत्या कर देगा। और उसकी योजना यह थी कि जो नाच रंग में लगी रहेगी जनता लोग और धोखे में रखकर लोगों दोनों की हत्या अर्थात दोनों विक्रम सिंह और उदय सिंह की हत्या कर देगा। तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा और तब उसका मार्ग निष्कंटक अर्थात मार्ग का रास्ता साफ हो जाएगा। विक्रम सिंह तो उस धोखे में आ गया था मगर उदय सिंह पर पन्नाधाय ढाल बनकर छाई हुई थी। मगर उदय सिंह छोटा था और उस पर पन्नाधाय ढाल बनकर अर्थात उस पर उसकी सहायता के लिए तैयार थी, इसलिए वो उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्नाधाई है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। और इस बात को बनवीर जानता था कि जब तक पन्नाधाई है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। उधर पन्नाधाई को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है। और उधर इस बात का पता पन्नाधाय को लग गया था कि नगर व्यापी नगर के सामने नाच रंग के बीच हत्या करने की योजना करने वाला है। मगर वो उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। क्यों जीजी? बनवीर के आदमी सब और चौकसी पर थे और बाहर निकलना निरपराध नहीं था। और बनवीर के जो आदमी थे वो चारों तरफ चौकसी निगरानी कर रहे थे और बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। महल में उसे छिपाने से कोई लाभ नहीं था और महल में वो उसे छिपा नहीं सकती क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए मौजूद थे, क्योंकि चारों दिशा में बनवीर के भेदिए लगे हुए थे। इस भयंकर संकट में पन्नाधाय ने अपने मन में ऐसा दृढ़ संकल्प लिया था जैसा शायद कोई माँ नहीं कर सकेगी। और इस भयंकर संकट में पन्नाधाय ने एक ऐसा दृढ़ संकल्प लिया मजबूत कि शायद कोई माँ नहीं कर सकेगी। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया। इसलिए वो रूठ कर रसोईघर में ही सो गया। छोटे बच्चों को अगर मना कर दिया जाता है कि हम नहीं वहाँ नहीं जाना तो बच्चे रूठ कर सो जाते हैं कहीं भी।
तो कीरत नाम का बारी पन्नाधाय का भक्त था, और वहाँ जो कीरत नाम का बारी था काम काज करता था महल में, तो वो पन्नाधाय का भक्त था, अर्थात वो पन्नाधाय का बात मानता था। महलों में झूठी पत्तल इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था, और वो क्या करता था, जो महल में खाना पीना होता था उसकी झूठी पत्तलें उनको इकट्ठा करके बाहर ले जाया करता था। पन्नाधाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए काम सौंपा था, और पन्नाधाय ने उस कीरतबाड़ी को सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए काम सौंपा कि वो अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे। और उन्होंने कहा कि आप उदय सिंह को टोकरे में छिपाकर चित्तौड़ के किले के बाहर पहुंचा दे, और पन्नाधाय वहां न आने तक उसकी रक्षा करे, और जहां तक पन्नाधाय वहां नहीं आए तब तक उसकी रक्षा करे। कीरत बारी बात और धर्म का धनी था, और कीरत बारी था जो बात और धर्म का धनी था। उधर कीरत गया और इधर पन्नाधाय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा। और उधर तो कीरत गया और इधर पन्नाधाय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा। वो माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता, और वो माँ से क्या है, राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा, क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ ही खाना खाते थे। पर माँ ने हूँ करते हुए उदय सिंह ने शयन कक्ष में लाकर खाना खिलाया। शयन कक्ष जहाँ पर सोते हैं वहां लाकर खाना खिलाया, प्यार किया, और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर सब कुछ कर रही थी। दुनिया की कोई माँ कभी नहीं कर सकती। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र निद्रामग्न हो गया, सो गया। ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून में रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। पन्ना ने कड़क कर उसे धिक्कारा। पन्ना ने तेज आवाज में उसे धिक्कारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्टास करते हुए कहा, मगर उसको राज्य का नशा ठंडा हुआ था और वो अट्टास जोर से हंसता हुआ कहा, पन्ना आज भवानी तुझ पर प्रसन्न है। तो वो कहता है कि पन्ना आज जो भवानी है, माँ है, वो तुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों राजपूतों का खून है, अर्थात इस तलवार की धार से दोनों सिसोदिया वंश के राजपूतों का खून एक होने वाला है। आज तू उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, अरे नीच दुष्ट पात की अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है। अर्थात इन जो अबोध बालक हैं उनकी हत्या करके कौन सी बहादुरी का काम कर रहा है। तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। अर्थात वो उससे समझाती रही कि इस उदय सिंह की हत्या मत कर, इसको लेकर तो मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का हट्टा सुनकर उसका शत्रुत्व जाग उठा और कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का ही साथ देता है। खूबी बनवीर की बाह में ही कटार का वार कर बैठी, और वो खुद ही बनवीर की बाह में कटार का वार कर बैठी, और क्रोध से पुकारते उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। और उसी ने क्रोध से, इतने गुस्से में उसने क्या किया, खुद ने ही पलंग पर जो बच्चा सोया था उसका उसी पर तलवार चला दी। पलंग पर से छींक तक नहीं उठी, और पलंग पर से छींक तक नहीं आई। माँ के कलेजे को भेद कर जो छींक उठी आज भी चित्तौड़ के खंडरों में गूंज रही होगी, और जो माँ के कलेजे की जो छींक उठी थी वो आज भी चित्तौड़ के जो खंडर महल हैं उनमें गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा। खूबी जीजी आगे कुछ कह नहीं सकी, उसका गला भर आया था, आंखों में आंसू झर रहे थे। खूबी लाल की आंखें भी तर हो गई थी। शब्द अर्थ मर्दानी, मर्दों जैसा काम करने वाली, दृष्टि नजर, पातकी पापी, स्वेच्छा अपनी इच्छा, कालग्रस्त मृत्यु को प्राप्त, निधन मृत्यु, षड्यंत्र साजिश, खंडर टूटे घर, निष्कंटक कांटे रहित बाधा रहित, अनभिज्ञ अनजान, निरापद जिसमें कोई आपत्ति नहीं हो, सुरक्षित भेदिए भेद देने वाले, बारी सफाई करनी।
शयन कक्ष, सोने का कमरा, निंद्रा मगन, नींद में डूबा हुआ। सोचे और बताइए पाठ में किन किन शक्तिशाली महिलाओं के नाम आए। पाठ में किन शक्तिशाली महिलाओं के नाम आए, तो पाठ में आया है रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई आदि महिलाओं के नाम आए। क्वेश्चन नंबर 2 है चित्तौड़गढ़ में कब अव्यवस्था फैल गई थी। तो चित्तौड़गढ़ में राजा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ क्यों नहीं था। क्योंकि चारों तरफ दुष्ट बनवीर के भेदिए मौजूद थे, इसलिए वहां छिपाने से उसका कोई लाभ नहीं था। लिखे। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित पंक्तियों में दिए गए खाली स्थानों की पूर्ति करें। उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठकर रसोई घर में ही सो गया था। उदय सिंह पर पन्नाधाय ढाल बनकर छाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 सही उत्तर चुनकर क्रमाक्षर कोष्टक में लिखे। उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी। पन्नाधाय, रानी, दासी, महारानी। तो पन्नाधाय। पन्नाधाय का एकमात्र बेटा था उदय सिंह, विक्रम सिंह, चंदन या बनवीर। तो इसमें क्या आएगा, चंदन। क्वेश्चन नंबर 3 दासी पुत्र बनवीर क्या चाहता था। दासी पुत्र बनवीर क्या चाहता था। दासी पुत्र बनवीर राज्य हड़पना चाहता था, अर्थात वो राजा बनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4 माँ दुष्ट बनवीर ने क्या चाल सोची। माँ दुष्ट बनवीर ने क्या चाल सोची। तो इसका उत्तर है माँ दुष्ट बनवीर ने चाल सोची कि नवरात्रा के दिनों में वो नाच रंग में लगाकर उसने चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन किया और वो वहां पर उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई और उनको मारने की सोची, अर्थात दोनों राजकुमारों को बुलाकर उनकी हत्या करने की सोची थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे पन्नाधाय ने बनवीर की चाल को कैसे असफल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है बनवीर की चाल को कैसे असफल कर दिया। तो इसका उत्तर है पन्नाधाय को मालूम हो गया था कि बनवीर उदय सिंह को मारने वाला है, इसलिए उसने उदय सिंह के शयन कक्ष में अपने पुत्र चंदन को सुला दिया और वो चंदन को सुलाकर उदय सिंह को किरतबारी की सहायता से महल के बाहर भिजवा दिया और इसी प्रकार उदय सिंह को बचा लिया और अपने बच्चे का त्याग कर दिया। इस प्रकार वो बनवीर की चाल को असफल किया। क्वेश्चन नंबर 6 किरतबारी ने क्या काम किया था। तो इसका उत्तर किरतबारी ने उदय सिंह को पत्तल के टोकरे में रखकर महल से बाहर चित्तौड़ के किले के बाहर पहुंचाया था और जहां तक पन्ना नहीं आए तब तक उसकी रक्षा की थी। ये 6 क्वेश्चन है, आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।